अच्छा जी, अब वो वक्त आ गया है जब आपको आज भाईजान चुप होमवर्क में पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 6 दे दिया जाए। तो होमवर्क में पास पेपर का क्वेश्चन 6 होगा पेज 259 पर। तसल्ली से आपने मुझे 10 मिनट देने हैं ताकि सवाल के करने में आपको घर में मसला ना आए। फिर इस सवाल को कल इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। पास पेपर क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, बेहतरीन सवाल था ICAP की हिस्ट्री का। अच्छा, 1 मिनट ज़रा वेट कर लें, कुछ बच्चे और आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमने एक एडजस्टमेंट की थी, उस एडजस्टमेंट को ज़रा देख लेते हैं। क्वेश्चन 7 में हमने एक एडजस्टमेंट की थी। अगर पेरेंट सब्सिडरी को, या सब्सिडरी भी पेरेंट को ऐसा भी हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी किराए पे दे दे तो पेरेंट इसको कह रहा होगा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। लेकिन जब हम कंसोलिडेशन शुरू करेंगे तो एज अ फर्स्ट स्टेप हम कहेंगे किसको रेंटल पे दी। वो कहेगा बीवी को, हम कहेंगे चपेट मार, बीवी से इनकम कमा रहे, शर्म नहीं आती, तू अच्छा मर्द है, तू मर्द बीवी से इनकम कमाते हैं। तो ये उसको शर्मिंदा करा के कहेंगे दिस प्रॉपर्टी इज नॉट फॉर रेंटल, ये रेंटल के लिए नहीं है, अपने ही बंदे को रेंट पे देके इनकम कमा रहे हो। तो उसको एहसास दिलाएंगे कि इस पे IAS 16 लगाओ, ये तुम्हारी अपनी प्रॉपर्टी है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी किराए पे दी हुई वाली नहीं है। तो सबसे पहले हम ऐसा करेंगे 650 को शिफ्ट कर देंगे IAS 16 में। इसके बाद जी ठीक है, इसको मैं डिस्कस कर लूंगा क्लास के बाद आना। अच्छा, तो दूसरी बात, अब होगा क्या, होगा ये कि सबसे पहले आप IAS 16 में शिफ्ट कर दिया, बिकॉज द IAS 40 शुड नॉट अप्लाई। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की डेफिनेशन है जो आपने रेंटल के लिए रखी है, अब रेंटल के लिए रखी ही नहीं, अब तो आप दोनों एक ही हैं, तो इस वजह से इसको शिफ्ट कर दिया PPE में। अगला सवाल, जब हमने इसको शिफ्ट कर दिया PPE में तो सवाल कह रहा था कि हम IAS 40 में इस पे कौन सा मॉडल लगा रहे हैं, फेयर वैल्यू मॉडल। अब अगर आप IAS 16 में इस पर कौन सा मॉडल लगा रहे हैं, बोलें फेयर वैल्यू मॉडल। एक लाइन सवाल में लिखी हुई है द ग्रुप इज फॉलोइंग कॉस्ट मॉडल फॉर PP। IAS 16 में जो चीज गिर जानी है उस पे आपने कॉस्ट मॉडल लगाना है। अब IAS 16 में हमने इस पे कौन सा मॉडल लगाना है, कॉस्ट मॉडल में चीजों को डेप्रिशिएट किया जाता है, ना कि फेयर वैल्यू पे ईयर एंड पे लेके जाया जाता है। अगला काम हमने क्या करना है, फेयर वैल्यू गेन रिवर्स करना है, IAS 40 वाला और IAS 16 वाला डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करनी है। तो ये बस काम करना था। तो पहले शिफ्ट कर दें IAS 40 से PPE में, फिर IAS 40 वाला गेन भी उल्टा दें, और ये भी एक एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट रिसीवेबल पेएबल की, वो जितना डेटर क्रेडिटर वाली एडजस्टमेंट होगी वो करनी है। जितना इंटरेस्ट रिसीवेबल पेएबल होगा वो बैलेंस शीट में कैंसिल कर देना है। और P&L में जैसे मशवरा फीस कैंसिल की जाती थी, जैसे आपस की सेल कॉस्ट ऑफ सेल कैंसिल की जाती थी, तो P&L में पूरे साल की, हमारे साल में 6 महीने की थी, पूरे साल में से जितना महीना किराया बुक हुआ, एक की किताबों में इनकम में से निकाल दें और दूसरे की किताबों में एक्सपेंस में से निकाल दें। तो P&L के अंदर हमने क्या किया था, पता नहीं क्या किया था, ये किया था, अदर इनकम उल्टाई थी, डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड की थी, और मशहूर जमाना एडजस्टमेंट सेल कॉस्ट ऑफ सेल टाइप वाली की थी। अच्छा, एक बात हमने की थी कल कि एसोसिएट इज नॉट अ पार्ट ऑफ ग्रुप। तो एसोसिएट के लिए जरूरी नहीं है कि जो पॉलिसी वो लगा रही हो वो पेरेंट से कंसिस्टेंट हो। एसोसिएट जो भी करती है करती रहे, हम उसे करने देंगे, हम उसे छेड़ेंगे नहीं। पहली बात हमने ये की थी। ये जो सवाल मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, इसमें गेन लॉस आ रहा है इन्वेस्टमेंट इन लिस्टेड सिक्योरिटीज। पेरेंट ने भी किसी सिक्योरिटी, किसी के शेयर खरीदे हुए हैं, किसी और के, सब्सिडरी ने भी किसी और के शेयर खरीदे हुए हैं, एसोसिएट ने भी किसी और के शेयर खरीदे हुए हैं। एक सवाल हमने किया था जिसमें पेरेंट और सब्सिडरी ने किसी और के शेयर खरीदे हुए थे। इस सवाल में पेरेंट ने भी किसी और के शेयर खरीदे हुए हैं, सब्सिडरी ने भी किसी और के शेयर खरीदे हुए हैं, एसोसिएट ने भी किसी और के शेयर खरीदे हुए हैं।
लेकिन शेयर 20% से कम खरीदे होंगे। पे 259 है ये। जब गेन आया होगा इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स पे, ये क्या मतलब है इन्वेस्टमेंट इन लिस्टेड सिक्योरिटीज वाली लाइन का मतलब? इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इसका मतलब है इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। जब गेन आया होगा इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स पर, तो इन्होंने इन्वेस्टमेंट इन शेयर वाला अकाउंट बना के गेन निकाला होगा 195। इसको बेचारे को लॉस आ गया, इसको क्या आ गया? गेन आ गया। अब नीचे जाके देखें इसकी तफसील क्या है। पेरेंट ने डेजिग्नेट की हुई है इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज एज मेजर्ड एट FVTPL। पेरेंट मॉडल यूज कर रहा है FVTPL। पेरेंट यूज कर रहा है FVTPL मॉडल, यानी जब हम P&L बनाएंगे तो इसको कहां लेके जाएंगे? अदर इनकम में। P&L बनाएंगे तो इसको कहां लेके जाएंगे? लिखें साथ साथ, वो FVTPL में लेके जा रहा है। अदर इनकम में या अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में? ये कैसे गेन आया होगा पेरेंट को? हो सकता है 300 वाली इन्वेस्टमेंट 495 की हो गई हो, तो 195 का गेन आ गया होगा। दूसरा, वेयर एज SL एंड FL हैव इलेक्टेड देयर इन्वेस्टमेंट एट इनिशियल रिकॉग्निशन ऑन यकम जून 2021। यकम जून 2021 में उन्होंने शेयर खरीदे हैं, एज सब्सिक्वेंटली मेजर्ड एट FVT। तो ये इन्वेस्टमेंट इन शेयर को किस मॉडल पे रख रहे हैं? OCI पे। अब सवाल ये राइज होगा कि ये डाल रहा है इन्वेस्टमेंट्स के गेन को P&L में और ये डाल रहा है OCI में। इसको हम छेड़ें, चाहे पेरेंट, इधर देख लेना प्लीज, चाहे पेरेंट P&L में डाल रहा है और एसोसिएट OCI में डाल रही है, डालने दें, इसको मत छेड़ें। इसका असूली तौर पे सब्सिडरी की अकाउंटिंग पॉलिसी सेम होनी चाहिए पेरेंट के। सब्सिडरी की अकाउंटिंग पॉलिसी यूनिफॉर्म होनी चाहिए पेरेंट के। तो जब हम कंसोलिडेटेड P&L बनाने लगे तो क्या इसको OCI में डालें पैट के बाद या अदर इनकम में डालें? वो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसको OCI में डाल रही है, लेकिन मैं चाहता हूं कहां डालें? अदर इनकम में। ये बात आपकी ठीक है, क्योंकि आपको ये अंडरस्टैंडिंग है कि सब्सिडरी को वही करना चाहिए जो पेरेंट कर रहा है, लेकिन एसोसिएट को जो कर रही है वो करने दें। लेकिन यहां आज एक नया पॉइंट सीख लें, सिर्फ इसके लिए है ये। वो ये है कि असल में IFRS 9 ने एक ब्लॉक लगा दिया था। उसने कहा था द इन्वेस्टमेंट विच आज क्लासिफाइड एट OCI कैन नॉट बी इररिवोकेड। तो ये इररिवोकेबल होती है, इससे रिवर्स नहीं हो सकते। जब अपने OCI के रास्ते पे डाल दी चीज, आपको याद है जब हमने पहली क्लास की थी, हमने कहा था दो ऑप्शन है आपके पास, या गेन को P&L में डाल दो या OCI में। लेकिन अगर OCI पे डाल दिया, इररिवोकेबल है। अब आप ये तीन बातें लिखें यहां पर, स्टार डालें इस पर, तुम जो मर्जी करो, इसको मत छेड़िएगा, तुम जो मर्जी करो। इसमें हमारा कंट्रोल ही नहीं है ना, हमारा सिर्फ इन्फ्लुएंस चलता है। तुम जो मर्जी करो, इस पे ये वाला साइन लगाएं, मेरी मर्जी में जो मर्जी साइन लगाऊं, बीटा लगाएं, थीटा लगाएं, जो मर्जी लगाएं, चपेट लगाएं। अब इधर लिखना शुरू करें। वैसे तो सब्सिडरी और पेरेंट की यूनिफॉर्म पॉलिसी होनी चाहिए, वैसे तो भाईजान बात इंपॉर्टेंट है, वैसे तो सब्सिडरी और पेरेंट की यूनिफॉर्म पॉलिसी होनी चाहिए, लेकिन आ जाओ हाइब्रिड में, लेकिन क्योंकि OCI इररिवोकेबल होता है, इसलिए खैर है OCI में ले, क्योंकि आए भी आप, क्योंकि OCI इररिवोकेबल होता है तो खैर है OCI में ही ले जाएं। भाईजान इस मलंग को तो छेड़ना ही नहीं कभी ना, क्योंकि जो मर्जी करने दें। ये घर में कोई ना कोई, आपको पता है एक मलंग होता है, उसको घर वाले भी कहना बंद कर देते हैं कुछ, तो तेरी मर्जी। अच्छा, इस मलंग को तो छेड़े ही मत, इस मलंग को मलंगू के बराबर लाना होता है, लेकिन ऑब्वियसली इस मलंग को भी आज हम छेड़ नहीं सकते। अगली बात, सरप्लस आ रहा है रिवैल्यूएशन ऑफ PPE पे। ये तो था IFRS 9 वाला और ये IAS 16 वाला। मेरे ख्याल से P रिवैल्यूएशन मॉडल यूज नहीं करा,
एस रिवोल्यूशन मॉडल यूज नहीं करना। उसने नीचे बताया भी नहीं हुआ, हाँ उसने इसके बारे में नहीं बताया हुआ कि कौन कौन सा मॉडल यूज करे। पी रिवोल्यूशन मॉडल यूज करे नहीं, पी कॉस्ट मॉडल यूज करे। एस बी ए ने रिवोल्यूशन सरप्लस वाली अपनी नई दुकान खोली हुई है, ये रिवोल्यूशन मॉडल यूज करे। क्या करें? लाल सितारा लगा दें, लाल सितारा लगा दें, तुम जो मर्जी करो, वो लाल सितारा हो, तुम जो मर्जी करो, करने दे इसको, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, अब आप मुझे बता दें हम क्या करेंगे। हम घर में ये और इन सबको जमा करके पैट निकाल लेंगे, क्योंकि ये तो OI में डाल रहा है। इन सबको जमा करके पैट निकाल लेंगे। हो सकता है पैट वर्किंग 6 में यूज हो जाए ना, पैट निकालना तो आना चाहिए ना, वर्किंग 6 में यूज हो जाए ना। याद है आपको इस तरह का डाटा होता था, हम ऊपर पैट लिखते थे, ये पैट चला जाएगा। इसका पैट कैसे निकालेंगे? बस आसान सी बात है ना, देख तो सही। इसका पैट कैसे निकालेंगे? हाँ -80 नहीं मेरे यार, -80 नहीं करना, बस जमा 216 तक करके इसका पैट निकाल लेंगे। ठीक है, फाइनेंस कॉस्ट किधर है? ये पैट निकालने में हेल्प आउट कर देगा। लो जी, हाइलाइटर भी काम आ जाता है जिंदगी में कभी। ये सारा पैट निकालने में काम आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे? पैट चला जाता है इसका वर्किंग 5 में, वो तो जाता है। पैट इसका चला जाता है वर्किंग 5 में, इसका पैट वर्किंग 5.1 में। ये फिगर कहां लेके जाएंगे 80 की? और ये वर्किंग 5.2 और ये किसी को याद ना आए तो पास पेपर क्वेश्चन 1 को 10 मिनट घर में लगा ले। किसी को ये बातें भूल रही हैं, 10 मिनट पास पेपर क्वेश्चन 1 को लगा ले घर में, फिर ये सवाल करना शुरू करें। मेरी तरफ से ओवर हुआ। अब आप जाने और आई कैप जाने। कल इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। कल मैं आपके फ्यूचर से नहीं खेलूंगा, कल आपको एक्स्ट्रा बुलाऊंगा। आज मैं आपके फ्यूचर से खेल रहा हूं, आपको एक्स्ट्रा नहीं बुला रहा। अच्छा, डन हो गया? सारी बातें कितनों को समझ आ गई? हाथ का बता दें। एसोसिएट को अपने हाल पे छोड़ दें, एसोसिएट जो मर्जी करती है करती फिरे। सब्सिडी को पेरेंट के मुताबिक लाएं, लेकिन आज क्यों नहीं लाना? इरेवोकेबल है। अगली बात, पुरानी बात, बचपन की बात मैंने याद कराने की कोशिश की है। इन तीनों का पैट होता है, एस के पैट के साथ वर्किंग 5 लिखते हैं, जो भी निकलेगा, इसके साथ वर्किंग 5.1। और ये जो स्काई ब्लू वाली चीजें हैं, कौन सा स्काई ब्लू? ये वाला और ये, एक वर्किंग 5.2 में चली जाएगी और ये 5.3 में चली जाएगी। DONE डन। चलो, कितने बच्चों ने ये जो कल हमने सवाल किए थे, 2, एक जामिल लिमिटेड वाला और एक आग लगी थी फैक्ट्री में, कितने लोगों ने इसका सोल्यूशन घर जाके लिखा है? बस ये 3-4 बच्चे लिखते हैं। कितने लोग कंसोलिडेशन का क्लास वर्क होमवर्क दोनों करते थे? अब ये देख लें। तो आप आई कैप के साथ जो सलूक कर रहे हैं, वो आप असल में अपने फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं, और आप अपने बच्चे के, अपने पोते के, अपने पड़पोते के फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं, और वालिदैन को भी गम होता है इस बात के ऊपर। तो आपकी असरात आपकी इस हरकत की नस्लों पे जाते हैं एक दिन का होमवर्क छोड़ने पे। तो खुदा के लिए आप अपने फ्यूचर के बारे में फिक्रमंद हो जाएं। साथ वाले को घूर के देखें और आगे चलें। दांत निकल रहे हैं उसके, तो घूरना भी नहीं आता। अच्छा जी, अब मैं नहीं बताऊंगा अभी। अब मेरे 3 सवाल हैं आपसे, तीनों के आपने जवाब देने हैं। किसी फैक्ट्री के अंदर अगर आग लग गई, तो अगर ये फैक्ट्री अपना कारोबार बंद भी कर दे, तो डिसीज्ड वर्कर्स को पैसे देने पड़ेंगे? मैं पेज बताऊंगा। आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं जो कल आपने निकलते हुए पूछा था। अगर जरा एक कॉन्सेप्ट अपने माइंड में बिल्ड करना है, अगर आपने मोबाइल बेचे हैं वारंटी कार्ड इश्यू करके, और आपने दुकान बंद भी कर दी, तो क्या स्टिल अगर मोबाइल खराब हो तो 1 साल की वारंटी शायद होती है, तो क्या 1 साल के अंदर अंदर लोग आपके घर तक आ सकते हैं? बिल्कुल 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 आएंगे। वो ये आपका आर्गुमेंट नहीं लेंगे कि आपने कॉलेज या क्लास ये या वो या बिजनेस बंद कर दिया, वो आपका आर्गुमेंट नहीं सुनेंगे ये। तीसरी बात, अगर ये वारंटी की मैंने आपसे बात कर दी, अगर आपने साल के एंड पर एक स्टेटमेंट दे दी है कि कॉन्टेमिनेशन हो गई है लोकल रिवर में, जिसकी वजह से लोकल रिवर के अंदर सारी मछलियों की सेहत को नुकसान पहुंच रहा है, और हम वादा करते हैं कि हम इस कॉन्टेमिनेशन को रिमूव करेंगे, ये स्टेटमेंट आपने दे दी है, और आपने अगले दिन कारोबार अपना बंद कर दिया और कुछ और काम शुरू कर दिया,
क्या आप कंटेमिनेशन को साफ करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि आप कंटेमिनेट कर चुके हैं। क्यों करेंगे? क्योंकि आप मोबाइल बेच चुके हैं। क्यों करेंगे? क्योंकि आग लग चुकी है। अगर आपको गवर्नमेंट ने कहा सेफ्टी इक्विपमेंट लगाओ और वो लगाने की डेट गुजर गई, तो क्या आप सेफ्टी इक्विपमेंट लगाने के लिए लायबल फील करेंगे अगर कारोबार बंद कर दें? वैसे तो लोग कारोबार बंद करते नहीं, चलता भी रहता हूं। क्या आप सेफ्टी इक्विपमेंट लगाने के लिए क्या सेफ्टी इक्विपमेंट की कॉस्ट पे करने के लिए किसी की तरफ लायबल फील करेंगे? क्यों नहीं? देखो, अब आप कहो मैं सेफ्टी इक्विपमेंट लगाना चाह रहा हूं, मैं इस वजह से बड़ा बोझ है। अच्छा, मैं कहूं किसको पैसे देने हैं? अगर मैंने किसी से खरीदा तो उसको देने हैं। तो देने तो नहीं ना भाईजान अभी, तो खरीदने पर सेफ्टी इक्विपमेंट लगाने की लायबिलिटी राइज हो सकती है ना। इसमें पास्ट इवेंट ही कोई नहीं, बस गवर्नमेंट ने क्या सेफ्टी इक्विपमेंट लगाओ। ये बंदा क्या कह रहा है? यार मैं नहीं लगा सकता, मुझे नहीं वारा खाता, मैं नहीं लगा सकता। तो अगर ये गवर्नमेंट आज कारोबार बंद कर दे, ये 37 पूछे, अगर आज ये कारोबार बंद कर दे तो सेफ्टी इक्विपमेंट लगा के कारोबार बंद कर दे या वैसे ही? वैसे कर सकते हैं, क्योंकि सेफ्टी इक्विपमेंट किसी से खरीदा नहीं, खरीदेगा तो लायबिलिटी राइज होगी। लेकिन जितना अरसा सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं लगाया, उस अरसे का हुकूमत आपसे क्या ले सकती है? फाइन ले सकती है। तो हर लायबिलिटी में पास्ट इवेंट होना जरूरी है। अगर कारोबार बंद भी कर दूं तो लोग तो मर गए ना आग लगने से, मैं लायबल फील करूंगा। अगर कारोबार बंद कर दूं, मोबाइल के वारंटी कार्ड तो इशू कर दिए हुए थे ना, मैं लायबल फील करूंगा। अगर कारोबार बंद भी कर दूं तो क्या मैं लायबल फील करूंगा सेफ्टी इक्विपमेंट की कॉस्ट किसी को पे करने के लिए? लायबल फील करूंगा। ठीक है, आपने सोचा हुआ है मैं सीए कर लूंगा, गाड़ी खरीदूंगा, लायबल फील करेंगे? जब तक खरीद नहीं लेंगे, जब तक खरीद नहीं लेंगे, पास्ट इवेंट नहीं हुआ ना। तो सेफ्टी इक्विपमेंट लगाने को गवर्नमेंट कह रही है। अच्छा, बहुत से ऐसे दुकानदार हैं, आपने हमारे भी इलाके में, आपके भी इलाके में कई दफा गवर्नमेंट कहती है ये तुम लोगों ने ये क्या किया हुआ है, इसको तोड़ो, डिसमेंटल करके थड़े को तोड़ो और ये अपनी दुकान को अंदर की तरफ करो। अब वो कई सालों दुकान के आगे जो आपने सीमेंट का ब्लॉक से बनाए होते हैं या सीढ़ियां बनाई होती हैं, तो अब वो गवर्नमेंट कई सालों से कह रही होती है लोगों को तोड़ो तोड़ो, गली साफ करो। कभी गवर्नमेंट आके खुद फिर लेके आ जाती है और साफ करती है। तो उसको तोड़ने की लायबिलिटी आपके ऊपर नहीं है। अगर आप बिजनेस बंद करते तो बस ठीक है, जाएं फिर आप। तो ऐसी सूरत में जो चीजें आपने अवॉइड कर सकते हैं, यू कैन अवॉइड दैट, उसको आप अवॉइड कर सकते हैं बाय क्लोजिंग द बिजनेस क्लोज करके उनको अवॉइड कर सकते हैं। ये थोड़ी सी अजीब सी मिसाल होगी, इसको छोड़ें। तो सेफ्टी इक्विपमेंट के बारे में मुझे बताएं, क्या अगर मैं आज कारोबार बंद करता हूं तो क्या मैं गवर्नमेंट की तरफ लायबल फील करूं? इसी तरह आईके वालों ने कहा कि कॉलेज वालों आपने पक्की कैंटीन बनानी है। अगर मैं कैंटीन नहीं बनाता तो कारोबार बंद करने के बाद बना के दूंगा और फिर कारोबार बंद करूंगा? कोई जरूरी नहीं बनाना, लेकिन क्या पे करना पड़ेगा? फाइन। अब जरा सवाल पढ़ें कल वाला, पेज नंबर 337। अंडर न्यू लॉ, एक नया लॉ आ गया। एक एंटिटी इज रिक्वायर्ड टू फिट स्मोक फिल्टर्स। एक एंटिटी ने क्या फिट करने हैं? स्मोक फिल्टर्स टू इट्स फैक्ट्रीज बाय 30 जून 2001। The entity has not fitted the filters. The entity had at 31 दिसंबर 2000 not fitted the filters. बताइए, फिल्टर की कॉस्ट के पैसे किसी को देने की तरफ मैं लायबल फील करूं अगर मैंने फिट नहीं किए? देयर इज नो ऑब्लिगेशन बिकॉज देयर इज नो पास्ट इवेंट ईदर फॉर कॉस्ट ऑफ फिल्टर और फॉर फाइन। ना आप फिल्टर की कॉस्ट के लिए किसी की तरफ लायबल फील करें क्योंकि नॉट फिटेड, बल्कि ऑर्डर भी नहीं किया शायद अपनी आपने, और फाइन के लिए इसलिए लायबल फील ना करें कि अभी तो बड़ा टाइम पड़ा है। दूसरी बात, ये ना स्टैंडर्ड बनाने वाले ने अजीब सा काम किया है, इसको ना यहां पर 2 नुक्ते लगाने चाहिए थे। अब ये 2 नुक्ते लगा के अगले सफे पे एक बात लिखी हुई है। अच्छा, कंक्लूजन है नो प्रोविजन इज रिकॉर्डेड, 2 नुक्ते लगाकर एट 31 दिसंबर ऊपर से मिला के पढ़ें प्लीज। द एंटिटी हैज नॉट फिटेड फिल्टर एट 31 दिसंबर, और इधर से मिला के पढ़ें दोबारा, द एंटिटी हैड नॉट फिटेड द फिल्टर एट 31 दिसंबर। तो असल में इसने क्वेश्चन तो बना नहीं रहा एग्जाम लेवल का, इसको ये तो ऐसे समझाने के लिए बातें कर रहे। तो उसने पहले एक क्वेश्चन बनाया, नीचे उसका सोल्यूशन लिख दिया, और फिर अगला क्वेश्चन बना के उसका सोल्यूशन अगले सफे पे लिख दिया। तो ये पॉइंट बी को इंडिपेंडेंटली नहीं पढ़ना, ऊपर से मिला के पढ़ें। द एंटिटी हैज नॉट फिटेड द स्मोक फिल्टर इवन एट 31 दिसंबर 2001।
2001 में भी स्मोक फिल्टर फिट नहीं किया, बोलें जी, नॉट फिटेड द स्मोक फिल्टर। कंक्लूड करवाएंगे, नो ऑब्लिगेशन फॉर कॉस्ट बट फाइन 6 months का, उसके लिए ऑब्लाइज फील करें आप। व्हाट इज द नॉन कंप्लाइंट पीरियड? 6 months इज नॉन कंप्लाइंस ऑफ लॉ। गवर्नमेंट आपको कहे यार गेट, कॉलेज वालों सिक्योरिटी गेट लगाओ कॉलेज के एंट्रेंस पे, सिक्योरिटी गेट लगाओ कॉलेज के एंट्रेंस पे। आप सिक्योरिटी गेट लगाए बगैर कारोबार बंद कर दें, क्या सिक्योरिटी गेट लगाने के लिए लाइबल फील करेंगे किसी की तरफ? हर वो ऑब्लिगेशन जो अवॉइड हो सकती है नॉट एन ऑब्लिगेशन। हाँ, अगर सिक्योरिटी गेट लगा लिया और उसको पैसे नहीं दिए सिक्योरिटी गेट वाले को, तो आप क्या फील करें? लाइबल फील करें। देयर इज स्टिल नो ऑब्लिगेशन फॉर द कॉस्ट ऑफ फिटिंग स्मोक फिल्टर बिकॉज नो पास्ट इवेंट हैज अकर्ड। पास्ट इवेंट क्या होता तो लाइबल फील करते, फिटिंग वो तो हुई नहीं। अगर हो जाती, जैसे कल ऑयल एक्सट्रैक्ट करते तो 100% लाइबिलिटी होती, अगर ऑयल एक्सट्रैक्ट नहीं किया तो सिर्फ वो रिग लगाया उसकी लाइबिलिटी है। डन। हाउएवर, अब ठंडा हो गया एग्जामिनर, हाउएवर एन ऑब्लिगेशन माइट अराइज फॉर, माइट का लफ्ज सुनिएगा इसने क्यों लिखा है। असल में जब कभी नया नया लॉ आता है ना, तो गवर्नमेंट फाइन लगाने में भी इतनी सख्ती नहीं करती, गवर्नमेंट छोड़ती जाती है, यार मान जाओ यार कर लो भाईजान, काफी अर्सा गुजर गया है, तो माइट अराइज, लेकिन हम तो लिखाएंगे विल अराइज। तो इसने जरा पूरी दुनिया के स्टैंडर्ड्स बन रहे थे, तो जरा ब्रॉडर एस्पेक्ट में इसने बात लिखी है, माइट अराइज टू पे फाइन अंडर द लॉ बिकॉज ऑब्लिगेटिंग इवेंट हैज अकर्ड। नाउ व्हाट इज द पास्ट ऑब्लिगेटिंग इवेंट? होता है पास्ट इवेंट। नाउ व्हाट इज द पास्ट इवेंट? नॉन कंप्लायंस ऑफ फैक्ट्री फॉर 6 months। 6 months से आपने कंप्लायंस नहीं की लॉ की। Probability of incurring fines by non-compliant operation depend on the detail of law and the सख्ती of government। देखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट कितनी सख्ती से फाइन लोगों से ले रही है। अगर गवर्नमेंट फाइन लेने में नरमी शो कर रही है, जैसे यार गवर्नमेंट कहते भाईजान मास्क पहन के निकला करो वरना हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और फाइन ले नहीं रही, नहीं 1000 रुपया फाइन निकालेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और फाइन लोगों से ले नहीं। गवर्नमेंट कहती है भाईजान हेलमेट पहन के आओ मोटरसाइकिल पे, वरना हम 2-2000 रुपया जुर्माना लेंगे, और ले नहीं रही। मैं मिसाल दे रहा हूं, ले नहीं रही। तो फिर इसका मतलब है गवर्नमेंट ने खुद ही नरमी की हुई है, हमें खुद ही अकल आ जाएगी कि यार नहीं ये तो नरमी की हुई है, तो छोड़ो परे, बस छिक्के रखो, जब तक ऐसे काम चलता चलाओ। तो फाइन देने की लायबिलिटी भी कब आ सकती है? जब गवर्नमेंट सख्ती से लोगों से फाइन ले रही है, और अगर गवर्नमेंट फाइन लेने में भी नरमी कर रही है तो फिर हम भी अकलमंद बने, ठीक है, ऐसी बिला वजह लायबिलिटी क्यों रिकॉर्ड करें? बहरहाल ये दुनिया के स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है, उन्होंने ये राय दी है अपनी कि लायबिलिटी रिकॉर्ड ना करें, डिपेंड करेगा, लेकिन हम पेपर में तो लिखा करेंगे इंशाल्लाह कि हम फाइन के लिए लायबल फील करेंगे। कंक्लूजन, नो प्रोविजन इज रिकॉर्डेड फॉर कॉस्ट ऑफ फिल्टर्स। फिल्टर्स तो पता नहीं 25-30 करोड़ कितने के आए, उसकी कोई लायबिलिटी नहीं है आपकी। हाउएवर अ प्रोविजन इज रिकॉग्नाइज्ड फॉर द बेस्ट एस्टीमेट ऑफ फाइन। बस, तो आप फाइन का अंदाजा लगा लें कितना पे करना है। अब अगर इस किस्म का कभी सवाल आ जाए आपके साथ वाले के पेपर में, तो बिल्कुल आप लोग ये खोलेंगे, लिखेंगे देयर इज नो ऑब्लिगेशन फॉर फिटिंग द फिल्टर्स, जो भी लिखा होगा वो आप लिख के एज इट इज ये सारा उठा के लिख सकते हैं। ये स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है, यहीं से सोल्यूशन उठा के आप लिख सकते हैं। तो सोल्यूशन भी दिए हैं, साथ लेके जाने की जाते हैं, स्टैंडर्ड पता किया मैंने आई कैप से। अच्छा, कहानी कुछ ऐसे है कि एक मुल्क में भाईजान को मुराकबे से निकालें, भैया मुराकबा इशा के बाद किया करें, इधर आए। अच्छा, अकेले में बैठ के कभी सोचा करें ना मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैंने जाना कहाँ था। मैं ये कह रहा हूँ आपको, लिख लिया कर यार, तुझे मैंने कहा लिख लिया कर, तुझे भूल जाना है रात को सोने से पहले। तुझे पिछले 2 भी रहते हैं काम, मुझे तुझे लिखवाए है ना, रहते हैं ना, ये कर लिए हैं, रहते हैं। अच्छा 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 अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं अब आप मुझे ये बताएं कि टैक्स लॉ गवर्नमेंट का बदल गया। टैक्स लॉ बदलते रहते हैं। डिविडेंड का रेट किसी जमाने में 10% था, अब डिविडेंड का रेट जो है वो 15% है आजकल। तो टैक्स लॉज मुल्क में बदलते रहते हैं। जिन्होंने टैक्स पढ़ा हुआ उनको एक टैक्स की किताब से मिसाल दे दी जरा। तो चीज़ों लॉज बदलते रहते हैं।
अब एक कोई बैंक है, इसकी बहुत सी ब्रांचेस हैं, तो बैंक ने बहुत सी चीजों पे टैक्स काटना होता है। बैंक ने अपनी एम्प्लॉयज की सैलरीज पे टैक्स काटना होता है, बैंक ने अपने शेयर होल्डर्स की डिविडेंड इनकम पे टैक्स काटना होता है, बैंक ने जो बिल्डिंग किराए पे ली हुई है उसमें मालिक के मकान की इनकम पे टैक्स काटना होता है, और बैंक ने टैक्स काटना होता है अगर लोग कैश निकलवाएं बैंक से 50,000 से ऊपर। ये भी कोई रूल है, एक स्पेसिफाइड लिमिट से ऊपर अगर आप बैंक से कैश निकलवाते हैं तो गवर्नमेंट कहती है कैश में ट्रांजैक्शन ना किया करो, चेक से पेमेंट्स किया करो। इस तरह की कोई चीजें करे तो बैंक ने टैक्स काटने होते हैं। अब बैंक के अंदर कोई अकाउंटेंट्स हैं, अगर बड़ा बैंक है तो 50-60 अकाउंटेंट होंगे, उसमें पूरे शहरों में एक अकाउंटेंट रखा होगा। बैंक में अकाउंटेंट्स हैं, इनकम टैक्स लॉ बदल गया। अब बैंक लायबल फील कर रहा है कि एक ट्रेनर को बुलाएं, और बैंक का इतना लेवल है कि उसने एफबीआर के चेयरमैन को 2 करोड़ रुपया देकर बुलाना है कि एफबीआर के चेयरमैन आके हमें समझाए। ठीक है, एफबीआर के चेयरमैन ने भी टाइम निकाल लिया, उसने कहा ठीक है हम 15 मिनट निकालते हैं आपके लिए, तो फिर 2 करोड़ रुपया लेंगे हम इसका, तो आपको मेन लॉ की थीम अंदर से जाके बताएंगे हम। तो इस 15 मिनट के ट्रेनिंग प्रोग्राम में 60 अकाउंटेंट बैठे होंगे, एक एफबीआर का चेयरमैन आएगा, वो उनको ट्रेन कर देगा, हम उसे 2 करोड़ रुपया दे देंगे। ये एक लाइबिलिटी टाइप डिस्कस करने की कोशिश कर रहा है वो। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेस अ नंबर ऑफ चेंजेस टू इनकम टैक्स सिस्टम। समझ आ गया? गवर्नमेंट ने टैक्स लॉ बदल दिया है। नतीजातन इन चेंजेस की वजह से एक एंटिटी जो फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में है, कौन होगी फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में? बैंक। एक एंटिटी जो कि बैंक है विल नीड टू रीट्रेन, पहले भी ट्रेन करती रहती होगी ना, तो विल नीड टू रीट्रेन अ लार्ज पोर्शन ऑफ इट्स एडमिन एंड सेल्स वर्कफोर्स। एडमिन और सेल्स वर्कफोर्स के स्टाफ को हमें ट्रेन करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू इंश्योर कॉन्टिन्यूड कंप्लायंस विद द फाइनेंशियल सर्विसेज रेगुलेशंस। बैंक के लिए जो रेगुलेशंस बने हैं टैक्स काटने के, वो इनको सिखाने पड़ेंगे। एट द एंड ऑफ ईयर नो ट्रेनिंग हैज टेकन प्लेस, अभी तक हमने उनको ट्रेन नहीं किया। अब बैंक का ओनर जब रात को सो रहा होगा तो लायबल फील करेगा कि अगले साल मैंने ट्रेनर को 2 करोड़ रुपया देना है। इसमें ना वर्स्ट सिनेरियो सोचा करें, अगर मैं आज कारोबार बंद कर दूं तो मैं उनको ट्रेन करके फिर घर भेजूंगा कि अगली नौकरी वो अच्छी करें। मेरे ख्याल से तो ऑब्लिगेशन पास्ट इवेंट होना जरूरी है। पास्ट इवेंट नए लॉ का आना या ट्रेनर का ट्रेन करना। तो ट्रेनर ने ट्रेन कर दिया या अभी तक ट्रेनिंग हमने करवाई नहीं, करवा लेंगे अगले महीने का भी टाइम मिला। और अगर ट्रेनिंग करवा ली होती एट एंड ऑफ ईयर, पिछले सवाल में क्या लिखा हुआ था? स्मोक फिल्टर नॉट फिटेड, तो हमने कहा था नो लाइबिलिटी। इस सवाल में क्या लिखा हुआ है? ट्रेनिंग नॉट डन, तो पिछले सवाल में लिखा हुआ था फिल्टर नॉट फिटेड। इस सवाल में क्या लिखा हुआ है? ट्रेनिंग नॉट डन। तो अब इन दोनों की बेस पे बता दें देयर इज नो ऑब्लिगेशन बिकॉज नो पास्ट इवेंट। पास्ट इवेंट होता तो कौन सा होता? रीट्रेनिंग, वो नहीं हुई। देयर इज नो ऑब्लिगेशन बिकॉज नो पास्ट इवेंट हैज टेकन प्लेस, नो प्रोविजन इज तो किताबों में रिकॉर्ड। हाँ, फाइन अगर कोई गवर्नमेंट ने लगाया हुआ है वो ना ट्रेन करने पे, वो फिर और बात है, हमें नहीं पता उसका। सवाल ने ऐसी कोई बात अगर होता तो फिर वो बता देता, लेकिन ट्रेनिंग की लायबिलिटी राइज नहीं हो सकती। 10 people died, छोड़ें इसको, बाद में करते हैं, छोड़ें, नहीं रहने दें। 10 people died, रहने दें। पेज नंबर 339। ये चिमनी को क्या कहते हैं इंग्लिश में? चिमनी। मैं पहले खोल के देख लूं, पता नहीं क्या क्या खुल जाए। अच्छा, चिमनी। ये फॉरेन चिमनीज आ रही हैं, लोकल चिमनीज नहीं आ रही हैं। फॉरेन चिमनी पे चलेगा गुजारा? कौन सी नी? चिम वाली नी। अच्छा, ईंटों का भट्टा, भट्टी नहीं, भट्टा, ईंटों का भट्टा। अब ये जो ईंटों का, जी भाईजान, ये किचन के ऊपर लगा हुआ है यार, मैं कुछ नहीं कर सकता, इसको जरा नीचे कर लो। चलो, ईंटों की भट्टी। अब इसके अंदर ना आइन दिस, इसके अंदर ना एक लाइनिंग होती है, लाइनिंग जैसे चैनक के अंदर सिल्वर कोटिंग होती है, कभी नजर मार के देखिएगा। तो इसके अंदर एक लाइनिंग होती है। यार इसको कह दे थोड़ा सा मुराकबा रात के लिए रख ले, वो उसको भी उड़ाना। शिजादे हीरे कहां रहता है थोड़ा सा पहले। अच्छा, इसके अंदर एक लाइनिंग होती है, फील करें क्या होती है? ये टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए जरूरी होती है।
टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए जरूरी होती है, इसीलिए चैनक के अंदर भी एक लाइनिंग होती है, खराब हो जाए तो टाउनशिप बाजार से चेंज होती है। तो इसी तरह इसके अंदर भी एक लाइनिंग होती है। इस लाइनिंग ने ये इंश्योर करना होता है कि रिक्वायर्ड अगर हीट दी जा रही है तो फिर वो ईंटें फिर पकेंगी, वरना नहीं पकेंगी, पका के खानी है। अच्छा, अ फर्नेस हैज अ लाइनिंग, फील लाइक दिस, अ फर्नेस हैज अ लाइनिंग, इसके अंदर एक लाइनिंग है दैट नीड्स टू बी रिप्लेस्ड आफ्टर एवरी 5 years। 5 साल बाद उस लाइनिंग को क्या करना पड़ता है? रिप्लेस करना पड़ता है। आप समझ लें वर्किंग 5.1 हो रही है, इतना गौर से चीजों को सुना करें। उस लाइनिंग को क्या करना पड़ता है? फॉर टेक्निकल रीजंस, टेक्निकल रीजंस की वजह से उसको रिप्लेस करना पड़ता है। कहते हैं मैं ज्यादा आपको बात नहीं बताता, बस करना पड़ता है। एट द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड, लाइनिंग को लगाए हुए 3 साल गुजर चुके हैं, 2 साल बाद इंशाल्लाह हमने इसको चेंज करना है। यानी मैं 2010 के एंड पे खड़ा हूं, 2012 में मैं 2010 के एंड पे खड़े होकर सोच रहा हूं कि 12 में मैंने इस फर्नेस को रीलाइनिंग करानी है। अभी तक जितनी मिसालें हो गई हैं उनकी बेस पे मुझे बता दें क्या करना है आपका, क्या इसकी लायबिलिटी बुक करूं? चलें अगली मिसाल आपसे पूछता हूं। कॉलेज वाले कहते हैं कि जी हमने इंशाल्लाह 1 साल बाद सफेदी करवानी है, सफेदी करवानी है 1 साल बाद। तो जब सफेदी करवा लें और उनको पैसे ना दें तब तो लायबल फील करें, लेकिन करवानी है, भाई सोच रहे हैं मैंने टिंड करवानी है शाम को, करवा लें और उसको पैसे, तो फिर क्या फील करें? भाई फील सोच रहे हैं मैंने ये कपड़े धुलवाने हैं, जब करवा लें, धुलवा लें और पैसे ना दें तो लायबल फील करें। तो ये इस चीज की तो लायबिलिटी ना, तो कि मैंने 2 साल बाद ये भी करना है वो भी करना है। मैंने ये भाईजान फरमा रहे हैं मैंने 6 महीने बाद शादी करवानी है, तो ये मैं देख रहा हूं जो मुस्कुरा रहा है। अच्छा, अ फर्नेस हैज अ लाइनिंग, आप बताएं कि देयर इज नो, अच्छा अगर 5 साल गुजर जाएं फिर भी नहीं लायबिलिटी बुक होनी। एक्सेलेंट, समझ गया। लायबिलिटी कब बुक होगी? जब लाइनिंग रीलाइनिंग करवा लें तब बुक होगी, वरना तो बुक नहीं हो सकती ना। तो इवन 5वें साल के एंड पे भी हम लायबल फील नहीं करेंगे अनलेस कि हम लाइनिंग करवा लें। अच्छा, जिस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं फ्यूचर रिपेयर, फ्यूचर रिपेयर, इसकी लायबिलिटी नहीं होती। एक भाई सोचे मैंने अपने दांत रगड़वाने हैं डॉक्टर के पास जाके, हाँ बोलो। कॉन्ट्रैक्ट होने से तो नहीं होता, काम लेने से होती है लायबिलिटी राइज, काम करवाने से होती है, कॉन्ट्रैक्ट से नहीं होती। अच्छा, एक कॉन्ट्रैक्ट वाली चीज है लेकिन वो हम पढ़ेंगे बाद में। देयर इज नो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, नो प्रोविजन इज रिकॉग्नाइज्ड। अच्छा भाईजान, इसका अगर आगे ना इस तरह का पेपर में सवाल हम तो आपने जो है ये वाला पैरा बस लिख के आना है, तो लॉजिक शॉजिक इसमें लिखी हुई है। द कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग द लाइनिंग इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बिकॉज एट एंड ऑफ बैलेंस शीट डेट no obligation to replace the lining exist। अच्छा जी, इसको काट के आगे आए। इंस्टेड ऑफ अ प्रोविजन बीइंग रिकॉग्नाइज्ड, अच्छा काटने तो दें हमें, हम जरा जल्दी कर लेते हैं, आप थोड़ा होली होली, आप पता नहीं क्यों ये ऐसा है जी। आप लोगों ने भी काटने, देखिए मैंने काट दिया ना, तो आप लोगों का काटना रह गया, बस कर देना। आप कोई मुहज्जिब बच्चे भी बैठे होते हैं क्लास में, नजर कोई नहीं आया इसलिए कि आपकी आंखें ही बंद हैं। इंस्टेड ऑफ अ प्रोविजन, वरना सारे मुहज्जिब हैं। इंस्टेड ऑफ अ प्रोविजन बीइंग रिकॉग्नाइज्ड, एक काम करेंगे हम 2008, 2009, 2010, 13, अच्छा इधर हम एंट्री करेंगे। अच्छा, ये लाइनिंग ना 5 साल का फायदा देती है, इसलिए इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो रिपेयर के लफ्ज से कंफ्यूज नहीं करना, आमतौर पे इसको फ्यूचर रिपेयर कहा जाता है, लेकिन ये लाइनिंग अगर 1 साल से ज्यादा का फायदा देती है तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। पुरानी वाली लाइनिंग हमने कराई होगी तो एंट्री की होगी, ये पुरानी वाली लाइनिंग करवाई होगी, फिर हमने इसको डेप्रिशिएट किया होगा 10 रुपए, फिर डेप्रिशिएट किया होगा, फिर डेप्रिशिएट किया होगा, फिर डेप्रिशिएट किया होगा, ज्यादा तो नहीं हो गया, नहीं, फिर डेप्रिशिएट किया होगा 5 साल तक। 5 साल के एंड पे ये हो गया होगा फुल्ली डेप्रिशिएट। अब 5वें साल के एंड पे एक एंट्री होती है अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और एसेट क्रेडिट, और लाइनिंग किसी को बेच सकते नहीं, कैश रिसीव्ड 0, ये डिस्पोजल की एंट्री है। मैंने कौन सी एंट्रीज मिस कर दी है मादरत? 5 एंट्रीज, डेप्रिसिएशन की मैंने नहीं की, मादरत डेप्रिसिएशन की एंट्रीज मैंने नहीं की, वो शायद आपको आती हो। ये लाइनिंग करवाने की एंट्री हो गई, और ये 5वें साल के एंड पे लाइनिंग को किताबों से
और अगर आपके समझने के लिए आपने लिखना है तो मैं कैश 0 लिख देता हूं ताकि आपको ये डिस्पोजल की एंट्री लगे। अब जब आप अगली लाइनिंग करवाएंगे तो जरा सोच के बताएं, एंट्री जरा अलग कर देना। अब जब आप अगली लाइनिंग करवाएंगे तो करवाने पर पेएबल बुक करेंगे या करवाने से पहले? फर्ज करें मैंने अगली लाइनिंग करवा ली और वो जरा महंगी हुई, 70 की हुई। अब मेरी मर्जी है कि लाइनिंग 5वें साल के एंड पे कराऊं, अगले साल के पहले दिन करवाऊं, वो मेरी मर्जी है। या हो सकता है मैं 2-3 महीने जरा गुजारा कर लूं और लो क्वालिटी की ईंटें बनाता रहूं और पुरानी लाइनिंग अभी चल रही है, हम छेक के रखो यार, कोई मसला नहीं, पेंचर ही तो हुआ है, अभी तो ज्यादा पेंचर तो नहीं हुआ, तो चलाई रखो। तो 2-3 महीने हो सकते हैं मैं लाइनिंग ना ही करवाऊं, वो मेरी मर्जी है जब भी मैं लाइनिंग करवाऊं। तो आप बता दें क्या इसकी लाइबिलिटी को तीसरे या चौथे या 5वें साल के एंड पे बुक हो सकती है या जब लाइनिंग करवाएंगे तब बुक होगी? तो पुरानी लाइनिंग को 5 साल पे डेप्रिशिएट करेंगे, नई लाइनिंग जब करवाएंगे उसको भी इंशाल्लाह अगले 5 साल पे डेप्रिशिएट करेंगे। तो कहते हैं IAS 16 से इन चीजों को गुजार दो, IAS 37 की घुमाइयों फिराइयों में ना डालो इस एडजस्टमेंट को। मैं नोट कर देता हूं आके आपकी किताब पे। मैंने पहुंच जाना है, इधर से उठना सीधा हाइब्रिड में पहुंचना है, जल्दी नोट करें। अम्मी आपकी सुबह कॉल आई थी, मुझे तो पता ही नहीं चला, इतना मैं पढ़ाई में मसरूफ था आज। तो अम्मी वो जो रशीद नहीं था मेरा बचपन का दोस्त, उससे 3 महीने हो गए मैंने बात नहीं की, उससे मैंने मैसेज कर दिया था सितंबर में मिलेंगे इंशाल्लाह। कल अभी मैं चाय पीने भी नहीं गया, मैं सिर्फ खाना खाया दोपहर का और रात का। आहिस्ता आहिस्ता मैं टाइम सेव कर रहा हूँ। अम्मी घर में सबको मेरा सलाम दे दीजिएगा। एक ऊंचे काम के लिए आपने मुझे भेजा हुआ है, मैं आपका नाम सुरखरू करना चाहता हूं और मुझे लग रहा है मैं इसी तरह चलता रहा तो कामयाबी मेरे कदम खुद चूमेगी आके। मैं तो बस कमरे में बैठ जाता था, फिर कोई पता नहीं, बस 5 नमाजों के लिए कमरे से निकलता था। इसके अलावा मुझे नहीं याद पड़ता कि घर वालों के पास बैठने का कोई टाइम मिलता हो, नहीं मिलता था, क्या करें। तो नहीं, इसमें तो सोच होना चाहिए। बहरहाल नॉन स्टॉप हर एक की नेचर होती है, कुछ लोगों को ब्रेक की जरूरत पड़ती है, नहीं पड़ती जरूरत मुझे, नॉन स्टॉप पढ़ते थे, हर एक की नेचर होती है। कुछ लोगों को ब्रेक की जरूरत होती है, कोई ऐसा मसला नहीं, ब्रेक भी लिया करें, 2-4-5 मिनट की ब्रेक ले ली। ओके, असल में सिलेबस और टेंशन ही इतनी होती थी कि वो पता ही नहीं चलता था कैसे टाइम गुजर गया। आगे बढ़ें जी। इंस्टेड ऑफ प्रोविजन बीइंग रिकॉग्नाइज्ड, प्रोविजन रिकॉर्ड ना करें। द डेप्रिसिएशन ऑफ लाइनिंग टेक्स अकाउंट ऑफ इट्स कंजम्पशन। डेप्रिसिएशन जो है रिकॉर्ड कर लें, वही इस चीज को कंज्यूम कर देगी, आहिस्ता आहिस्ता खर्चे में डाल देगी। हमने कहा ये बहुत मुश्किल लाइन है, कहते छाड़ो फिर, इट इज डेप्रिशिएटेड ओवर 5 years। कहते अगर तुझे लाइन मुश्किल लगी है, मतलब मेरे कहने का ये है कि इसको 5 साल पे डेप्रिशिएट कर दो। और मुश्किल लाइन, डेप्रिसिएशन ऑफ लाइनिंग टेक्स अकाउंट ऑफ इट्स कंजम्पशन, जैसे जैसे कंज्यूम कर रहे हैं वैसे वैसे डेप्रिशिएट हो रही है। द रीलाइनिंग कॉस्ट देन इनकर्ड 70 है, हाँ 70। द रीलाइनिंग कॉस्ट देन इनकर्ड आर, हाँ जब इनकर करना तब क्या कर लेना उनको, with the consumption of each new lining by depreciation over the subsequent, फिर उस 70 को 5 सालों पर डेप्रिशिएट कर देना। तो अब ऑब्वियसली बस इसको आपने घर जाके रीड कर लेना है, तो यही वाली अंग्रेजी पेपर में लिखेंगे अगर कभी लाइनिंग लोडिंग का सवाल आ गया। ये IFRS पार्ट बी, बिल्कुल आईकैब मना नहीं करेगा, आईकैब ये नहीं कहेगा बूटी बना के लाओ, आप कहेंगे मैं बूटा बना के लाया। अच्छा एग्जैक्टली लिख सकते हैं, ये आईकैब नहीं कहेगा कि ये एग्जैक्टली क्यों लिख दिया। आप कहेंगे स्टैंडर्ड नहीं फिर लाने को कहना था मैंने, अब तो आया तो फिर तीरा तमाम मैंने अपना सारा जिगर लिख दिया आगे। ओके जी, आखिरी मिसाल आज की, एयरक्राफ्ट। जहाज को ना खोलना पड़ता है, जहाज को क्या करना पड़ता है, खोलना पड़ता है। थोड़े थोड़े अरसे बाद जहाज को खोलना पड़ता है और खोल के सारे पुर्जे अलग कर किए जाते हैं और फिर रीअसेंबल किया जाता है, क्योंकि जहाज के अंदर ही अंदर कोई गेम डाल रही हो तो हमें नजर नहीं आती कि जहाज के इंजन में क्या क्या हो गया है, क्या चीजें खराब हैं क्या नहीं है। तो सेफ्टी
के लिए जहाज की थोड़े थोड़े अरसे बाद जहाज को खोलना पड़ता है। जैसे मिल्क शेक का जग आप खोलते हैं और फिर धोते हैं, तो खोलना पड़ता है इसको, जहाज को, तो क्योंकि अंदर बहुत सी जानें होती हैं तो उनकी हिफाजत के लिए जहाज को खोलना पड़ता है। आ जहाज इज रिक्वायर्ड बाय लॉ, लीगल ऑब्लिगेशन, आ जहाज इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू ओवरहॉल, पूरे जहाज को खोलें और दोबारा जोड़ें। वो पाकिस्तान के मैकेनिकों की तरह होता है, फिर 4 पेज एंड पे बच जाते हैं, वो कहते हैं उस्ताद जी कंपनी ने ज्यादा लगाए थे। सही है, तो गाड़ी कई दफा लेके जाओ ना सही कराने के लिए, 4 पेज एंड पे बच जाते हैं मैकेनिक कहते हैं सर ये कंपनी की तरफ से कमा तो एन एयर, अच्छा जिसको समझ नहीं है उसे समझाया ना करें, ये मत मारने वाली बात होती है लतीफे की। एन एयरलाइन इज रिक्वायर्ड बाय लॉ ओवरऑल इट्स एयरक्राफ्ट वंस एवरी 3 years। अच्छा इसमें बहुत ही कंजूसी किया उसने, सवाल बिल्कुल सही नहीं बनाया, वो उसे हिंट देना चाह रहा था। लिखिए एट एंड ऑफ 3rd year, हम तीसरे साल के एंड पे हैं, बताएं जी 3 साल बाद हमने ओवरऑलिंग करानी है। इस तरह सवाल नहीं आया करेगा पेपर में, पूरा सवाल आया करेगा जैसे मैंने बना के दिया। वी आर एट द एंड ऑफ 3rd year, और ईयर एंड्स प्रॉपर लिखे होंगे आईकेप के सवाल में। हम तीसरे साल के एंड पे खड़े हैं, बताएं जी क्या करें? लायबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे। अगर आज मैं बिजनेस बंद कर दूं अपना, तो क्या मैं जहाज को खोल के बंद करूंगा या एज इट इज बेच दूं? ये अगले बंदे का काम है। हाँ सस्ता बिकेगा, मुझे पता है बहुत सस्ता बिकेगा क्योंकि मैंने ओवरऑलिंग करा के नहीं बेचा। लेकिन अगर आज मैं अपना बिजनेस बंद कर दूं तो मुझे इसको करवाना पड़ेगा। उसी तरह लाइनिंग में भी यही बात थी कि 5वें साल के एंड पे भी खड़े होंगे तो लायबल नहीं है। और यार आपके घर कोई चीज खराब हो गई है तो आप लायबल नहीं है इसको सही कराने के, आप क्यों लायबिलिटीज को बुक करें? कॉलेज में केसी खराब हो गया है, मैं एंट्री करूं रिपेयर एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट, ओ भाई खराब रहने दें, ठीक है नहीं यूज करना होगा, मैंने खराब पड़ा रहने दें। तो 3 साल हो गए हैं जहाज को, तो अब जहाज ना उड़ाऊं मैं मुझे कहेंगे जहाज उड़ाने को, तो जहाज ना उड़ाऊं मैं। लेकिन आई कैन अवॉइड दिस लायबिलिटी बाय नॉट, और इसमें तो वो कर भी गया बात जो हम इतने अरसे से कर रहे हैं। द एंटिटी कुड अवॉइड एक्सपेंडिचर बाय इट्स फ्यूचर एक्शन, फॉर एग्जांपल बाय सेलिंग द जहाज। कहते ये खर्चा अवॉइड कर लो, जहाज ही बेच दो। लेकिन जब एम्प्लॉइज की डेथ हो जाए तो वो अवॉइड नहीं हो सकती लायबिलिटी, क्योंकि आग लगने की वजह से डेथ हो चुकी है, हो चुका है। और अगर इधर आपने ओवरहॉलिंग करा ली होती और पैसे ना दिए होते फिर शायद कोई बात बनती है। बट दिस ऑब्लिगेशन कुड बी अवॉइड फ्यूचर बाय द एंटिटी कुड अवॉइड फ्यूचर एक्सपेंडिचर बाय इट्स फ्यूचर एक्शंस। फ्यूचर में क्या कर दे, हाँ बात बड़ी वर्स सी है लेकिन स्टैंडर्ड कर रहा है। वो सर जहाज बेचने का कारोबार तो नहीं ना, हमने तो जहाज से लाके सवारियों से पैसे लेने हैं, लेकिन स्टैंडर्ड कह रहा है यू कैन अवॉइड दिस लायबिलिटी। तो बिला वजह ऐसे लायबिलिटीज बिजनेस में बुक ना किया करें जब तक कि वो खर्चा कर ना लें, जब तक रिपेयर करवा ना लें। नो प्रोविजन इज because there is no present obligation. The cost of overhauling aircraft are not recognized as provision for the same reason. अब पेपर में ना लिखाइएगा for the same reason as discussed above. For the same reason as cost of replacing the lining is not required in previous example. Even a legal requirement to overhaul does not make the cost of overhaul a liability because आगे काट दें, because the entity could avoid the future expenditure by its future actions, for example by selling the aircraft. Instead of provision being recognized, the depreciation of takes account of future incidence of maintenance cost, that is an amount equivalent to expected maintenance is depreciate over 3 years. तो इसको 3 साल पे depreciate करके ऐसा ऐसा फारिग करते रहे, लेकिन ये कि इसकी प्रोविजन बुक करें, so that is not acceptable. ये बात acceptable नहीं है। खाना खाने के बाद 15 बाराती अल्लाह को प्यारे हो गए, नए कपड़े पहन के आए हुए थे शादी अटेंड करने के लिए। पता नहीं मुस्कुरा क्यों नहीं आप लोग। मुगल शादी हाल वालों ने कहा भाईजान ये हमारी वजह से नहीं हुआ, रशीद मुर्गी वाले ने ऐसी मुर्गी दी थी, रशीद मुर्गी वाले की वजह से ऐसा हुआ है।
अच्छा जी, मैंने बताना नहीं किस बात पे नाम दिया, ये कॉन्सेप्ट खराब करने के लिए बड़ा फैसला। अच्छा, तो कॉलेज में बच्चे का तरा निकल गया, जनरेटर चला ना तो बच्चे का तरा निकल गया, बच्चे ने केस कर दिया, मैं स्ट्रेस में चला गया हूं। आपने यानी मुझे बताना था पहले कि ये चलता भी है, मुझे नहीं पता ये गुड़गुड़ करके चलता है। कॉलेज वालों ने जनरेटर वाले के खिलाफ केस कर दिया। मैंने कहा हमारे में मसला नहीं है, जनरेटर वालों को साउंड प्रूफ जनरेटर बनाना चाहिए था। क्लियर? बच्चे को गर्मी लगी, कॉलेज वालों ने हायर कंपनी के खिलाफ केस कर दिया कि इनके एसी में मसला है, हम नहीं चाहते कि बच्चे को गर्मी लगे, हम चाहते थे बच्चे को ठंड लगे। तो अब इधर सवाल आया करेगा हमें इसका, और हम इनकी तरफ लाइबल फील किया करेंगे, हम इनकी तरफ लाइबल फील किया करेंगे, और इससे हम रिसीवेबल बुक किया करेंगे, इससे पैसे हमें मिला करेंगे और हमें इसको पैसे देने पड़ेंगे। तो वो जो एसेट और लाइबिलिटी साइड है ना, हम जो कल से डिस्कस कर रहे हैं, वो आज दोनों के एंगल दोनों इकट्ठी डिस्कस होंगी। अगर सिंपल ये होता ना, अगर सिंपल ये होता तो ये तो बाराती हमारे खिलाफ केस कर रहे हैं, तो मैं कहता इसको सब्जेक्ट मैटर रखें, मैं कहता ये लाइबिलिटी साइड टाइप वाला सवाल है। और अगर बंदे ना मरते, हमें वैसे ही पता चलता कि 10 किलो की कुकड़ियां उसने कहीं और बेची सिर्फ 6 किलो की, तो फिर मैं सिर्फ इसके खिलाफ केस करता, मुर्गी वाले के खिलाफ। तो इसको मैं रिसीवेबल कहता, रिसीवेबल, समझ रही, इसको मैं रिसीवेबल। तो पेपर में कभी कभी 3 पार्टीज आ जाएंगी। कल तक हम जितने सवाल कर रहे थे उसमें कितनी पार्टीज थी? 2। अगर सिर्फ हमारे खिलाफ कोई केस कर दे, बाद में पता चले कि मुर्गी वाले का कसूर नहीं है, हमने मसाला जो है वो बड़ा हैवी लेवल का डाल दिया था, तो वो तो फिर हमारा कसूर है ना। तो अगर कोई हमारे खिलाफ केस कर दे, तो ये तो कल तक था, इसके हम कहते थे प्रोविजन या कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी, जो भी कर लें। और अगर हम किसी के खिलाफ केस कर दें तो इसे रिसीवेबल। लेकिन आज जो कॉन्सेप्ट है इसमें प्रोविजन रिसीवेबल दोनों आएंगे। इस कॉन्सेप्ट का अच्छा नाम है रीइंबर्समेंट। आज वाले कॉन्सेप्ट का नाम है, पता कैसे चला करेगा पेपर में ये सिनेरियो आया? 3 पार्टीज होंगी, कोई हमारे खिलाफ केस कर रहा होगा, हम किसी के खिलाफ, ठीक है। कोई एक्सीडेंट हो गया, आपने मोटरसाइकिल अगले बंदे की टांगों में मार दिया, उसने आपके खिलाफ केस कर दिया, आपने जो है वो यामाहा के खिलाफ केस कर दिया कि इसने ब्रेकें सही नहीं बनाई, तो इट इज कॉल्ड एज रीइंबर्समेंट। पेज नंबर कौन सा है रीइंबर्समेंट का? हाँ जी, 320। रीइंबर्समेंट, अच्छा जी, रीइंबर्समेंट मैं बाद में पढ़ाऊंगा, पहले जरा कल वाला सारा रिवाइज कर लें, कल वाला सारा रिवाइज कर लें। इधर देखें, कौन अगर फलां बंदा फलां काम करेगा तो हम उसके साथ ये करेंगे, अगर बच्चा एब्सेंट होगा तो टीचर उस बच्चे को मारेगा। अच्छा, अब अगली बात सुनिएगा, अगर पैसे मिलने का यकीन होगा तो हम रिसीवेबल को रिकॉर्ड करेंगे। बोलें, अगर पैसे मिलने का यकीन होगा तो इसको वर्चुअली सर्टन कहेंगे और वर्चुअली सर्टन को रिकॉर्ड करेंगे। अगर पैसे मिलने का यकीन होगा तो रिसीवेबल रिकॉर्ड होगा। बोलें, अगर पैसे मिलने का यकीन होगा तो रिसीवेबल रिकॉर्ड होगा। अगर पैसे मिलना वर्चुअली सर्टन होगा तो रिसीवेबल क्या क्या होगा, तो क्या होगा? अगर पैसे मिलने का यकीन होगा तो रिसीवेबल रिकॉर्ड करेंगे। अगर पैसे मिलना प्रोबेबल होगा तो क्या क्या करेंगे? कॉन्टिंजेंट एसेट को डिस्क्लोज करेंगे। किसको क्या करेंगे? अगर पैसे मिलने का कंफर्म होगा तो रिसीवेबल को
अगर पैसे मिलना प्रोबेबल होगा तो कंटिंजेंट एसेट को, अगर पैसे मिलने का कम चांस होगा या कोई चांस नहीं होगा तो किसी को भी कुछ नहीं करेंगे। डन, ना रिकॉर्ड करेंगे और ना, अगर पैसे देने का चांस हाई होगा, और पास्ट इवेंट भी हो चुका हो और अंदाजा भी लग चुका हो, अगर पैसे देने का चांस हाई होगा तो किसको क्या करेंगे? प्रोविजन को रिकॉर्ड करेंगे, डिस्क्लोज भी करेंगे, ठीक है। अगर क्या होगा? अगर पैसे देने का चांस हाई होगा तो प्रोविजन को रिकॉर्ड करेंगे और डिस्क्लोज भी करेंगे। अगर पैसे देने का चांस लो होगा तो किसको क्या करेंगे? कंटिंजेंट लायबिलिटी को डिस्क्लोज करेंगे। अगर क्या होगा तो किसको क्या करेंगे? जल्दी से बताएं, अगर क्या होगा तो किसको क्या करेंगे? अगर केस हारने का चांस कम होगा तो यूजर को कंटिंजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज कर देंगे। कैरिंग अमाउंट फिर जीरो होगी क्योंकि हमने किताबों में रिकॉर्ड नहीं की। और अगर केस हारने का चांस तो ज्यादा हो लेकिन पैसों का अंदाजा ना लग रहा हो तो यूजर को क्या क्या करेंगे? कंटिंजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज करेंगे। और अगर केस हारने का कोई चांस ना हो तो कुछ भी नहीं करेंगे। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आपके सॉल्यूशन में तीन बातें होनी चाहिए। तीन बातें होनी चाहिए। क्या तीन बातें होनी चाहिए? अगर पैसे मिलना वर्चुअली सर्टन है तो रिसीवेबल को, ये तीन बातें तो ढूंढे ना आप अपने सॉल्यूशन में जब आप लिखें। और आगे बोलें, अगर पैसे मिलने का हाई चांस है, प्रोबेबल है, तो आप किसको क्या करें? कंटिंजेंट एसेट को डिस्क्लोज करें। अच्छा, लेकिन अब तो हमें ऐसा सवाल आ रहा है जिसमें शायद रिसीवेबल भी है मुर्गी वाले से और पेबल भी है बारातियों को, और मसला सिर्फ उसी टेबल पे था जो अलग से दुल्हा दुल्हन के पास करीब करके बड़ों के लिए उधर लगाई जाती है, उसी में। अच्छा, नेक्स्ट, रीइंबर्समेंट। क्या स्पेलिंग मिस्टेक रीइंबर्समेंट में? हाँ, नहीं, हाँ, रीइंबर्समेंट। अच्छा जी, भाईजान इधर क्या लिखूं मैं? एक्सलेंट कस्टमर। कस्टमर ने कहा रिटेलर को कि ये मोबाइल खराब हो गया है। रिटेलर ने कहा मैन्युफैक्चरर को, तुम लोगों ने फैक्ट्री में अचार डालने की फैक्ट्री लगाई हुई है, तो जाहिर बात है रिटेलर अपना बर्डन किस पे शिफ्ट करने की कोशिश करेगा? मैन्युफैक्चरर पे। डन। अच्छा जी, अब एग्जांपल पढ़ते हैं जी, पेज नंबर 320 पे आ जाएं, साथ वाले की बुक पे। आ रिटेलर कंपनी, मिडल मैन दरमियान में जो था, रिटेलर कंपनी का अंदाजा है डेट इट विल कॉस्ट 1 लाख रुपया टू फुलफिल इट्स ऑब्लिगेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ गारंटीज ऑफर्ड टू इट्स कस्टमर। इसने तो कितने देने हैं? 1 लाख। डायग्राम बनाने दूंगा, ये लाइन पढ़ लें दोबारा। आ रिटेलर कंपनी एस्टिमेट्स दैट it will cost 1 lakh to fulfill its in respect of guarantees offered to customers. The manufacturer however offers a guarantee to retailer. उसने रिटेलर को रिलैक्स रखा है, तो परेशान ना हो, मैं तुझे ये पैसे दे दूंगा, बस उसको सही करके दे दे, मैं तुझे ये पैसे दे दूंगा। The manufacturer offers a guarantee to retailer. Show the journal entries assuming that entire 1 lakh is confirm of being received on। अगर क्या होगा तो क्या करेंगे? अगर पैसे मिलने का चांस, पैसे मिलना वर्चुअली सर्टन होगा तो हम रिसीवेबल बुक करेंगे, रिसीवेबल रिकॉर्ड करेंगे। तो इधर से इधर कितनी उम्मीद है? अब रिटेलर कंपनी का अंदाजा है इट विल कॉस्ट, यानी हाई चांस है पेमेंट करने का, इट विल कॉस्ट
इट्स ऑब्लिगेशंस इन रिस्पेक्ट ऑफ गारंटीज ऑफर टू कस्टमर। तो इसको आप ये भी समझ सकते हैं कि हाई चांस है, ये भी समझ सकते हैं तकरीबन कंफर्म है। तो हमें कंफर्म है कि हमारा खर्चा कितना होना है, 1 लाख का। मैन्युफैक्चरर ने गारंटी दी हुई है और उसकी गारंटी का मिलना वर्चुअली सर्टन है। तो इट विल कॉस्ट से मुराद हम उसकी तरफ लाइबल फील करेंगे और हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, प्रोविजन। और रिटेलर को क्या होना है, रिटेलर को मैन्युफैक्चरर से पैसे मिलने हैं। तो वर्चुअली सर्टन का मतलब क्या लेंगे, रिसीवेबल को रिकॉर्ड करेंगे। कितनी एंट्रीज बन जाएंगी, 2 एंट्रीज बन जाएंगी। पहली वाली एंट्री कराएं जो हमने पैसे देने हैं, एक्सपेंस डेबिट, ये रिटेलर ने देने हैं किसको, कस्टमर को। एक्सपेंस कर दें क्रेडिट, ब्रैकेट में इनकम लिख दें, कोई नहीं, या खर्चा कम कर दें या इनकम बढ़ा दें, एक ही बात है। हम खर्चा कम कर रहे हैं क्योंकि एक लाइन लिखी हुई ऐसी, वो मशवरा दे रही है खर्चा ही कम कर लो, इनकम अलग से क्या बुक करनी, खर्चा अपना कम कर लो। खर्चा क्या किसी और की तरफ शिफ्ट हो गया ना, तो ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं खर्चा कम हो रहा है या खुशी हो रही है। 100 रुपये करेंगे ये 2 एंट्रीज। हाँ बना दो।